कई ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी तकलीफ़ है, लेकिन जब हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि वो हमसे भी ज़्यादा परेशान है, हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा हारे हुए हैं। हम हमारे देश में ही देखते हैं कि इंसाफ मिलने में सालों बीत जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन आज की जो कहानी है उसे सुनकर आपको इस बात को लेकर खुशी तो होगी, लेकिन कहानी सुनकर आपको दुख ज़रूर होगा। तो कहानी है 20वीं सदी की। चेस्टर जिलेट, इसका जन्म होता है 19 अगस्त 1883 में अमेरिका के मोंटाना नाम की जगह पर। लेकिन कुछ वक्त बाद इसकी फैमिली पिक्चरेट नाम की जगह पर शिफ्ट कर जाती है। पिता इसके साल्वेशन आर्मी के लिए काम करते थे, लेकिन उसके चलते इन लोगों को बार बार शहर बदलना पड़ता था, तो चेस्टर की पढ़ाई पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो तंग आकर यह तय किया जाता है कि चेस्टर को पढ़ने के लिए ओहायो नाम की जगह पर भेज दिया जाए ताकि उसकी पढ़ाई ना बिगड़े। लेकिन चेस्टर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, पढ़ने में उसका मन भी नहीं लगता था। तो एक साल पढ़ने के बाद छुट्टियों के दिनों में वो अपने एक अंकल की फैक्ट्री पर आ जाता है जहाँ पर स्कर्ट बना करती थी। अब काम करने में चेस्टर का मन लगता था, तो इसने कुछ ही वक्त में अच्छे रिजल्ट्स दिए अंकल को भी लगा कि चेस्टर आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकता है, तो वो चेस्टर को एक बड़ी पोस्ट के लिए ऑफर भी करते हैं। अब चेस्टर शुरू ही से महत्वाकांक्षी था और पढ़ने में उसका मन लगता नहीं था, तो वो तय करता है कि वो ये नौकरी ज्वाइन करेगा और इस तरह चेस्टर अपने अंकल की स्कर्ट फैक्ट्री में नौकरी पर लग जाता है, कोर्टलैंड, न्यूयॉर्क में। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम ग्रेस ब्राउन होता है, जिसकी पैदाइश हुई थी 20 मार्च 1886 को, वो भी चेस्टर के अंकल की फैक्ट्री में काम कर रही होती है। ग्रेस का बैकग्राउंड ये कि वो भी पोर्टलैंड से करीब 25 मील दूर एक इलाके में रहती थी। माँ बाप, भाई बहन सभी लोग प्यार से साथ में रहते। बचपन काफ़ी अच्छे से कटा। पूरा परिवार मेहनती था, खेतों में काम करता और आसपास भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो भी ये लोग उस काम को करने में कतराते नहीं थे। तो अच्छे वर्क एथिक का बीज बचपन से ही ग्रेस के अंदर पड़ गया था। उसके सपने बड़े थे, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन देखिए उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाती है। ग्रेस की एक बड़ी बहन थी, एडा। वो पोर्टलैंड में रहा करती थी अपने पति के साथ। वो भी अपनी दुनिया में खुश थी। अब जब कभी भी वक्त मिलता ग्रेस अपनी बड़ी बहन के घर जाया करती और वहाँ पर कुछ दिन रहती। ग्रेस का पोर्टलैंड शहर का कल्चर, वहाँ का पहनावा सब कुछ अच्छा लगता और उसकी दिल से इच्छा थी कि वो भी पोर्टलैंड में रहे। तो अब ग्रेस भी पोर्टलैंड में आकर अपनी बहन के यहाँ रहने लग जाती है। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ग्रेस की बहन एडा का बच्चा मर जाता है और एडा और उसके पति पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। बच्चे के सदमे को ना सहन कर पाने की वजह से दोनों तय करते हैं कि वो पोर्टलैंड छोड़कर कहीं और शहर चले जाएंगे ताकि अपने बच्चे की यादों को भुला सकें। और अब ये दोनों पोर्टलैंड छोड़कर चले जाते हैं और अब ग्रेस को खुद ही कुछ करना था ताकि वो पोर्टलैंड में रह सके, सरवाइव कर सके। तो उस समय अमेरिका भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। नई फैक्ट्रियाँ, नए रोज़गार और बहुत कुछ चल रहा था। कुल मिलाकर अमेरिका और अमेरिकी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय था। कोशिश करने पर ग्रेस को पोर्टलैंड में एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, जो फैक्ट्री चेस्टर के अंकल की थी। अब चेस्टर एक मनचला आदमी था। वो लड़कियों को छेड़ता, उनसे फ्लर्ट भी करता, लेकिन क्योंकि उसके अंकल की ही फैक्ट्री थी तो कोई लड़की उसकी खिलाफत नहीं करती। हालांकि चेस्टर एक अच्छा कद काठी का और रेस्पेक्टेबल लड़का था, काफ़ी चार्मिंग था, और चूंकि वो फैक्ट्री मैनेजर था तो लड़कियां उसे पसंद भी करती थी। अब चूंकि ग्रेस भी बहुत खूबसूरत थी तो धीरे धीरे चेस्टर और ग्रेस नज़दीक आते हैं। नज़दीकी बढ़ती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और अब ग्रेस को लगने लगता है कि वो चेस्टर से शादी करके एक अच्छे घर में जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ चेस्टर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसकी सोच थी कि वो किसी बड़े ख़ानदान की लड़की से शादी करके उनकी मदद से ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। चेस्टर तो ग्रेस की इस विश के बारे में जानता था कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ग्रेस को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि चेस्टर के मन में क्या चल रहा है। लेकिन चेस्टर ग्रेस के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाए रखता है क्योंकि उसे पता था कि ग्रेस यहाँ पर अकेली रहती है और एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इस दौरान ग्रेस धीरे धीरे चेस्टर की और ज़्यादा करीब होती गई, लेकिन चेस्टर ग्रेस पर ध्यान नहीं देता। वो दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाता
ग्रेस उसके कमरे पर उसका इंतज़ार किया करती। कई दिन तक ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन 1906 में सब कुछ बदल जाता है, जब ग्रेस को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और चेस्टर उसके बच्चे का पिता है। अब ये वो वक्त था अमेरिका का जब अमेरिका बदल तो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं बदल रहा था कि उस वक्त के हिसाब से ग्रेस की शादी एक अच्छे ख़ानदान में हो जाए, खासकर तब जब उसके पेट में किसी और का बच्चा ऑलरेडी पल चुका हो। और उस वक्त कोई अनमेरिड लड़की जो एक बच्चे की माँ भी हो को काम पर कोई भी रखना पसंद नहीं करता था। ग्रेस ये सब जानती थी। वो कोशिश करती है कि चेस्टर को शादी के लिए मनाया जाए, लेकिन चेस्टर साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके इरादे बड़े साफ थे कि वो किसी बड़े ख़ानदान में शादी करना चाहता है और नई बुलंदियों को छूना चाहता है। खैर, ग्रेस अब अपने माँ बाप के पास वापस चली जाती है। यहाँ से वो चेस्टर को खत लिखती है और उससे कई बार विनती करती है शादी के लिए, क्योंकि उस दौर में कोई भी इज्जतदार घराने के लड़के अब उससे शादी नहीं करेंगे। इस बीच फैक्ट्री में यह अफवाहें फैलने लगी थी कि ग्रेस और चेस्टर के बीच कुछ है, और इस बात से चेस्टर तंग आ चुका था। जुलाई के महीने में एक दिन ग्रेस को एक खत मिलता है। खत होता है चेस्टर का, जिसमें चेस्टर ग्रेस को पास ही के गांव मिलने बुलाता है, जो कि ग्रेस के घर से 11 मील की दूरी पर था। अब ग्रेस खुश होती है कि आखिरकार उसकी मिन्नतें रंग लाई है और चेस्टर उसे बुला रहा है, शायद शादी के लिए। वो अपना बैग पैक करती है। जब वो चेस्टर से मिलती है तो उससे पता चलता है कि चेस्टर ने उन दोनों के लिए एक ट्रिप प्लान की है, और ये जानकर ग्रेस बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन ही मन वो ये मान लेती है कि शायद इस ट्रिप के दौरान चेस्टर उसे प्रपोज करेगा शादी के लिए। वो खुश थी कि फिर से चेस्टर के साथ है वो। 10 जुलाई के दिन दोनों होटल में पहुंचते हैं। चेस्टर अपना नाम चार्ल्स ग्राहम लिखवाता है। अगले दिन 11 जुलाई को चेस्टर ग्रेस को एक झील के किनारे ले जाता है। झील का नाम होता है मूस झील, मूस लेक। वहाँ पर एक नाव वाला होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट मॉरिसन। चेस्टर उसे अपना नाम चार्ल्स ग्राहम बताता है और एक बोट किराए पर लेता है। ग्रेस बहुत खुश थी कि शायद झील के बीच में ले जाकर चेस्टर उसे प्रपोज करने वाला है, और वो आज ग्रेस से मिसेस जिलेट बनने वाली है। और वो नाव में बैठ जाती है, ये जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन रॉबर्ट मॉरिसन नोटिस करता है कि जहाँ ग्रेस खाली हाथ आई थी, वहीं चेस्टर एक सूटकेस लेकर आया था जिसमें एक टेनिस रैकेट पड़ा हुआ था। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब चेस्टर और ग्रेस दोनों नाव में सवार हो जाते हैं। बीच रास्ते में कई लोगों से ग्रीट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है बाकी लोग आ जाते हैं, पर चेस्टर और ग्रेस का कोई पता नहीं चलता। रॉबर्ट मॉरिसन सोचता है कि झील काफ़ी बड़ी है तो हो सकता है कि देरी हो जाए, लेकिन पूरी रात निकल जाती है, कोई नहीं आता। मॉरिसन इस पर भी सोचता है कि कई बार लोग बहुत आगे निकल जाते हैं तो अगले दिन आते हैं, तो शायद सुबह देर से लौट आएंगे, लेकिन चेस्टर अब भी नहीं आया। अब मॉरिसन को चिंता होती है और वो दोनों की तलाश में निकल पड़ता है, साथी लोगों को लेकर। आगे जाने पर वो देखता है कि एक नाव उल्टी पड़ी है और पानी के ऊपर तैर रही है। जब वो पास जाकर देखता है तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी में ही झाड़ियों के बीच उसे एक जवान लड़की की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। रॉबर्ट मॉरिसन लाश को बाहर निकालता है तो देखता है कि लाश उसी औरत की है जिसको उसने कल देखा था चार्ल्स ग्राहम के साथ, मतलब लाश है ग्रेस ब्राउन की। तब उसे चिंता होती है कि इस लड़की के साथ एक आदमी चार्ल्स ग्राहम भी था, तो वो कहाँ गया। उसकी खोज शुरू होती है, लेकिन एक हैट, एक टोपी और एक जैकेट के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। पुलिस को बुलाया जाता है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि ग्रेस के पेट में बच्चा था और उसके सिर और मुंह पर चोट के निशान हैं। पुलिस को ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि ये लड़की ग्रेस ब्राउन है, और ये भी पता लगाने में कि इसके चेस्टर जिलेट के साथ, कंपनी के मालिक के भतीजे के साथ क्या संबंध थे। तुरंत चेस्टर जिलेट को अरेस्ट किया जाता है। पूछताछ में शुरुआत में चेस्टर पुलिस को गुमराह करने वाले बयान देता है। एक बयान में वो कहता है कि नाव अचानक से पलट गई और हम दोनों पानी में गिर गए। मुझे तैरना तो आता था तो मैं बाहर आ गया, लेकिन ग्रेस डूब गई। दूसरी थ्योरी उसने ये दी कि ग्रेस सोच रही थी कि मैं उसे प्रपोज करूँगा, लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज नहीं किया तो उसने झील में छलांग लगा ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि ग्रेस के सिर और मुंह पर घाव के निशान कैसे आए, और ये भी कि जब ग्रेस डूब रही थी तब तुमने अलार्म क्यों नहीं बजाया, अगर ऐसा किया जाता तो ग्रेस को बचाया जा सकता था। लेकिन चेस्टर के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था।
नतीजतन चेस्टर पर खून का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कत्ल के चार्जेस लगाए जाते हैं। 12 नवंबर 1906 कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। सभी लोगों को इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि इस केस में क्या होता है। चेस्टर का वकील ग्रेस के लिखे खत दिखाते हुए ये दलील देता है कि कई बार ग्रेस ने कहा था कि अगर उसके बच्चे को बाप का नाम ना मिला तो वो मर जाएगी, और जब चेस्टर ने शादी करने से मना किया होगा तो उसने नाव से छलांग लगा ली। लेकिन प्रोसिक्यूटर के वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें साफ था कि ग्रेस को टेनिस रैकेट से मारकर धक्का दिया गया था और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई, और इसमें रॉबर्ट मॉरिसन की गवाही भी अहम थी। 3 हफ्ते बाद 5 दिसंबर 1906 को चेस्टर को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सज़ा देने का हुक्म दिया गया। डिफेंस के वकीलों ने कई दलीलें और कई याचिकाएं दी, लेकिन सब बेअसर रही, और तारीख 30 मार्च 1908 को चेस्टर जिलेट को ग्रेस ब्राउन के कत्ल में इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि ग्रेस को मिर्गी की शिकायत थी तो हो सकता है कि वो मिर्गी के दौरे की वजह से पानी में गिर पड़ी हो। वहीं कुछ का कहना था कि कम से कम चेस्टर को उससे बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में चेस्टर ने जेल में कुछ लोगों के सामने अपने गुनाह को कबूला भी था। कई लोगों का कहना था कि कई बार उन्होंने 20 साल की मरहूम ग्रेस ब्राउन की आत्मा को इस झील में देखा है। हालांकि ये बात कितनी सच और कितनी झूठ है ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।